तो कैसे हैं बाबू भैया। मैं विनय प्रकाश मिश्रा सरस्वती ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। हौसलों को आईना दिखला रही है देखिए, पर्वतों से लड़ रही बल खा रही है देखिए, किसकी हिम्मत है जो इसको रोक लेगा राह में, एक नदी सागर से मिलने जा रही है देखिए। हम यूपीएससी टारगेट बैच को में संविधान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। संविधान का अध्ययन करते हुए हम आज संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों के साथ साथ संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। देखते हैं संविधान के भागों के विषय में। आपको ये चौखाने दिख रहे होंगे, भाई साहब लखनऊ में चौखाने कहते हैं, और इन चौखानों में अब आपको दिखने जा रहा है संविधान के भाग। स्टार्ट हो गया बाबू भैया, ये है संविधान के भाग। और चलिए शुरू करते हैं। फंटा सिंह आपको समझाएंगे संविधान के भागों के विषय में। पहला भाग, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान किसके लिए है? हम भारत के लोगों के लिए। और हम भारत के लोग हैं तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? कोई संघ होना चाहिए, कोई जमीन होनी चाहिए जहां हम रहें। और अगर हम रहेंगे तो उस जमीन का कोई आधार देंगे, कोई नाम देंगे। अगर हम छोटी जमीन पर रहेंगे गांव बोलेंगे, अगर हम बड़ी जगह पर रहेंगे जहां विकास ज्यादा हुआ उसे कस्बा बोलेंगे। तो ऐसे इन क्रमों को जब हम समझेंगे तो आओ भैया क्या समझेंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? संघ मतलब हमारा पूरा देश, पूरा भारत, और उसके जो राज्य के क्षेत्र हैं, जो उसमें छोटे सेक्शंस हैं, उन्हें हम राज्य बोलते हैं। हम इसको जब कल डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा पढ़ेंगे। बस इतना समझते हैं, पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भूलेंगे नहीं ना? संघ और उसका राज्य क्षेत्र कब से कब तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग, संविधान का दूसरा भाग। अब ये बताइए, आप जहां रह रहे हैं वहां क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए? कोई पहचान लेंगे ना बाबू भैया। अगर पहचान लेंगे तो पहचान के लिए क्या होना चाहिए? नागरिकता। हमें वहां की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो हम भारत के संविधान में नागरिकता के विषय में कहां पढ़ते हैं? कहां से हमें जानकारी मिलती? कौन नागरिकता देता है? अनुच्छेद 5 से 11। 1 से 4 कौन? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 कौन? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। भैया तीसरे नंबर पे क्या चाहिए? अगर रह रहे हो तो कोई तो अधिकार मिलेगा। अधिकार अगर पापा नहीं देंगे, मतलब अगर तुम्हें घर में कमरे में नहीं सोने देंगे तो क्या घर में रहोगे? नहीं ना। तो पप्पस क्या चाहिए? फुल इज्जत, अधिकार। तो अब हम लिबिल नहीं करेंगे। क्या? तीसरा भाग मौलिक अधिकार 12 से 35। 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 हमें नागरिकता चाहिए। और तीसरा भाग क्या है संविधान का? 12 से 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार चाहिए हमें। ये हमारे संविधान के मुख्य विशेषताओं में एक है कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 25 भाग हैं। पहले कितने थे बाबू भैया? पिछले वीडियो में पढ़े थे, कितने थे? 22 भाग। और 22 भागों में 7वां हटाया गया। 7वां हटाया गया ना, तो कितने बच्चे? 21। 4 जोड़े गए, 4A 9AB और 14A। तो कितने हो गए बाबू भैया? बाबू भैया हो गए 25 भाग। 25 देख रहे ना? हाँ, इनको चाहिए फुल इज्जत। और पढ़ना किसको है? आपको। चलिए हमारा चौथा भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य कोई नीतियां बनाएगा? नहीं बनाएगा बाबू भैया। राज्य नीतियां बनाएगा। किसके लिए? आपके लिए। नागरिकता दे चुका है, मौलिक अधिकार दे चुका है, अब आपके लिए नीतियां बनाएगा। तो वो नीति निर्देशक तत्व किस में आएंगे? संविधान के भाग 4 में, 36 से 51 तक। अब चौथे में हमने बताया, चौथे में बताया कि कौन सा आया? 4 का मतलब 4A। और 4A में क्या जुड़े? अब बताओ, घर में रहोगे, पापा खोपड़ी पर रहोगे, छाती मूंग दलोगे, तो कुछ ना कुछ कर्तव्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं? पापा पानी वानी मांगेंगे, देंगे नहीं देंगे? मौलिक कर्तव्य नाम का एक भाग जोड़ा गया जो 51 का नामक अनुच्छेद में है। ठीक है भैया। अगला संविधान का भाग 5। भाग 5 बताता है हमें संघ सरकार के बारे में, जिसे हम केंद्र सरकार बोल सकते हैं। संघ सरकार के विषय में 52 से 151 तक क्या है? संघ सरकार है हमारी। अब संघ सरकार बता दोगे भाई साहब, संघ सरकार बता दी। अब भैया राज्य सरकार नहीं बताओगे तो अपने योगी जी और ममता दीदी ये लोग नहीं टेंशन में आ जाएंगे ना। ये लिविल थोड़ी करते हैं, इनको क्या चाहिए? फुल इज्जत। तो राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में, और भाग 6 में राज्य सरकार है 152 से
237 तक। राज्य सरकार के बारे में कहा है भाग 6 में, और 152 से 237 तक। भूलिएगा नहीं बाबू भैया। हाँ, दरोगा बनना है कि नहीं बनना? हाँ। और फिर राजा भाग 7, और 7 भाग है। अब 7वां हटाएंगे तो 7वें से हटाएंगे ना। अब दैनिक जर्सी नंबर 7, कौन सा हटाएगा? भाग 7। दैनिक जन्मदिन 7, जुलाई 7, और 7वें संविधान संशोधन से भाग हट गया 7। 7वें संविधान संशोधन से कौन सा भाग हटा? 7वां। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। और इसमें कौन सा अनुच्छेद हट गया? 238। ठीक है। अगला भाग, संविधान का भाग 8, संघ और राज्य क्षेत्र। यह है संघ राज्य क्षेत्र। वहां था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह है संघ राज्य क्षेत्र। इसमें हम संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंधों और उनके बीच के उपबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह कब से कब तक है? 239 से 242 तक। ठीक है। अगला भाग 9 में क्या है? पंचायत। ये जो तुम लोग बहुत करते हो, ठीक, ये वाली नहीं, ग्राम पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। और पंचायत कब से कब तक? 243 से 243 9 तक। नौखा बाद में जुड़े। और इनमें क्या क्या है? नगर पालिका और सहकारी समितियां। 243 ता से 243 छा तक नगर पालिका, 243 जा से 243 ना तक सहकारी समितियां। नगर पालिका का 9A। नेक्स्ट 10वें भाग में आता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के विषय में। अनुसूचित और जनजातीय कास्ट के क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 10वां क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। कब से कब तक? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 244 से 244A तक। अगला भाग 11 भाग में है संघ और राज्य के बीच में संबंध के विषय में डिटेल्ड, पूरे विस्तार से बताया गया। भाई साहब, संघ वाले ऐसे, राज्य वालों से ऐसे ट्रीट करेंगे। ठीक, मतलब मुन्ना भैया से कालीन भैया कैसे बात करेंगे वो इसमें लिखा है। ठीक है भाई साहब। तो संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य संबंध किसमें है? भाग 11 में, 245 से 263 अनुच्छेद तक। ठीक है। अब इसके बाद आता है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। अब ये बताइए, अब कालीन भैया मुन्ना भैया के बीच में रिलेशनशिप बैठ गई थंकी, तो ढंकी रिलेशनशिप आउट डिटेल में अगर बैठानी है तो हमें उनके वित्त, उनके संपत्ति और उनके वाद विवाद सबको समझना पड़ेगा ना। तो उन्हें समझने के लिए उनके बारे में कहां लिखा है? संविधान के भाग 12 में 264 से 300A तक। हम कहां तक पहुंच गए? 300A तक। संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। राधित ज्यादा पार। अगला भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। साउमी वाले आए, फोन बेचें, आप चलाएं, यूट्यूब खोलें, सरस्वती ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करें। इसके लिए व्यापार के लिए पहले तो होना चाहिए ना कोई सिस्टम। तो आप सरस्वती ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कराने के लिए पहले संविधान क्या जोड़ा गया? भाग 13। आप लोग कर नहीं रहे हैं, करिए और करवाइए। भाग 13 के तहत क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम किसमें है? भाग 13 में, 301 से 307 अनुच्छेद तक। ठीक है भैया। अगला 14वां भाग क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिनकी आप लोग कर रहे हैं तैयारी। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इन सब की सेवाएं किसके अधीन आई? 14 के 308 से 323 तक इनके विषय में लिखा है। ठीक है। अगला ये आया, फिर से नया जुड़ा और ये अंतिम जुड़ा। ठीक है। 14A, इसमें क्या है? इसमें है अधिकरण। इसके बाद आता है 323 का से 323 खा तक। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा ढंग से समझेंगे। ठीक है। 15वां भाग 15 में है निर्वाचन, जिसके तहत हम किसे चुनते हैं? अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को। और अपने प्रतिनिधि बाद में कैसे हो जाते हैं वो तो बाद का विषय है, वो वाद का विषय है। बाद का और वाद का दोनों का विषय है। 15 में क्या है? निर्वाचन, 324 से 329 तक। 15 में क्या है? निर्वाचन, 324 से 329 तक। इसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 में आती है आरक्षण के प्रावधानों की बहुत जड़ की बात। यहीं शुरू होती है ये वाली लड़ाई जो आजकल देश में भयंकर रूप से चल रही है। बहुत विवाद का विषय, ज्यादा इस पे बोलने वाला नहीं भाई साहब, संवेदनशील मामला। ठीक है। तो 16वां भाग कौन सा? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ के लिए आवश्यक था, कुछ को मिल रहा है। ठीक है।
तो मलाई बट रही है भैया, तो वो कैसे बट रही है? 16वें से। बात समझे? 16 नंबर से क्या बट रही थी इसमें? मलाई। ठीक, कुछ को चाहिए थी, कुछ को जबरदस्ती दी जा रही है। और मलाई बांटने के लिए इन्होंने भैया 12 अनुच्छेद जोड़े हैं। 16वें में 12 अनुच्छेद है, 330 से 342 तक। बात समझ आई भाई साहब? अगला 17वां, राजभाषा। अब हमें क्या चाहिए थी? अपनी राजभाषा, इतनी देर बाद। ठीक है, तो राजभाषा के विषय में किसमें लिखा है? 343 से 351 तक। राजभाषा किसमें है? 343 अनुच्छेद से 351 तक राजभाषा है 17वें भाग में। 18वें भाग में क्या है? आपात उपबंध। समस्या हुई जाए तो उसके विषय में कहा? 18वें में। भाग 18 में 352 से 360 तक क्या है? आपात उपबंध है। ठीक है, और 19वें भाग में प्रकीर्णन, 361 से 367 तक 19वां भाग, जिसमें क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या है? संविधान में विस्तार की भाषा कैसी होनी चाहिए, संविधान में विस्तार के उपबंध क्या क्या होंगे, ये अलग चीजें हैं। ठीक है, इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये संविधान संशोधन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन रास्ता एक है, पकड़ते हैं। ठीक है, 20वां भाग क्या है? संविधान संशोधन का, अनुच्छेद 368। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, संविधान संशोधन के प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में। संविधान संशोधन के प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में। और इसके तहत प्रस्तावना कब आई? कब आई? केशवानंद भारती केस के बाद। और पहला संविधान प्रस्तावना संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक है, 73 में वो केस चला केशवानंद भारती का, जिसके तहत संविधान संशोधन के अधीन प्रस्तावना की गई। और पहला संशोधन कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। चलिए, ठीक है, अगला भाग 21, अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध। ये कब से कब तक है? 369 से 392। बचे 3 में क्या भैया? अंग्रेजी में लिखा गया संविधान। संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता है कि वहां कानून वाले लोग थे। अंबेडकर जी बहुत कानून जानते, नेहरू वकीले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कानून के विद्यार्थी, जितने लोग लगभग सब कानून वाले। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वह वकील रहे। ठीक है, तो सब कानून वाले थे। कानून वालों ने सब बाहर से पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो बाहर से पढ़ाई किया, अंग्रेजी बहुत बढ़िया थी, तो सब लोग अंग्रेजी में छाप दी संविधान। और जब संविधान अंग्रेजी में लिखा गया तो उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करना था, अनुवाद करना था। तो उसके विषय में कहा है? 393 में। संक्षिप्त नाम उसके हैं 393 में। ट्रांसलेशन के बाद कहाँ है? हिंदी, प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृत पाठ, ये कहाँ है? 94 में। और 95 में क्या है? निरसन, अर्थात निरसन कैसा। 1935 शासन अधिनियम से अब तक भारत में शासन चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को जैसे लागू होगा संविधान, पूरा संविधान लागू होते ही अंतिम अनुच्छेद में लिखा था कि जितने इससे पहले कानून फर्जी चल रहे थे अंग्रेजों के, सब हटा दिए जाएं। अब सिर्फ कौन चलेगा? हमारा कानून। हम निर्धारित करेंगे, गद्दे पर बैठने वाला नियम निर्धारित करेगा। ठीक है, तो गद्दे पर बैठे कौन? संविधान। और संविधान जी के भागों का अध्ययन हमने कर लिया। भागों का अध्ययन बहुत आसानी से हमने किया। संविधान में 25 भाग हैं। आइए संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मूल संविधान के आधार पे हमने क्या देखा था? मूल संविधान के आधार पे हमने साथियों देखा था कि हमारे पास 8 अनुसूचियां हैं, और वह अनुसूचियां संशोधनों के बाद अब 12 हैं। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। आपकी स्क्रीन पर अनुसूचियां दिख रही होंगी। अनुसूचियों का क्रम भी ठीक वैसा ही है जैसा हमारे भागों का क्रम था। भागों में पहला भाग था राज्य एवं संघ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुसूची का पहला भाग होगा तो वह क्या होगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था। तो पहली अनुसूची जो होगी, जो फर्स्ट अनुसूची होगी, वो क्या होगी? राज्य जो पहली अनुसूची होगी वो क्या होगी? हमारी पहली अनुसूची आपने भी स्लाइड में देखी कि राज्य एवं संघ के बीच में क्षेत्रों का वर्णन, राज्य संघ क्षेत्र वर्णन। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या होगी? जब राज्य क्षेत्र संघ वर्णन हो गया, आपकी स्क्रीन पर दूसरी अनुसूची के कुछ नाम दिख रहे हैं। दूसरी अनुसूची में हमें हमारे राष्ट्रपति के विषय में, राज्यों के राज्यपालों के विषय में, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विषय में। अच्छा, राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है तो राज्यसभा के उपसभापति, अर्थात जो राज्यसभा का सभापति है वह उपराष्ट्रपति हुआ।
राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी दूसरी अनुसूची में है, और राज्यसभा का जो उपसभापति है वह भी इसी की दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी दूसरी अनुसूची में आते हैं। विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि दूसरी अनुसूची में आते हैं। साथियों, आपने दूसरी अनुसूची के कुछ प्रमुख पद देखे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, अर्थात जो उप सभापति था वही उपराष्ट्रपति की श्रेणी में आ गया, और उसके बाद कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात, और विधान परिषद, विधानसभाओं के सभापति, उपसभापति आदि दूसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरी अनुसूची में हमें क्या दिखता है? दूसरी अनुसूची के नाम आपने अभी देख ही लिए। तीसरी अनुसूची में हम देखते हैं संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं कि जब कोई निर्वाचित होगा या जब कोई चयनित होगा तो उसकी शपथ का प्रारूप क्या होगा। शपथ का प्रारूप किसमें है? संविधान की तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं चौथी अनुसूची की बात करते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है, उसमें संविधान की चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के विषय में। संविधान की चौथी अनुसूची किसमें है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के उपसभापति और सभापति का किसमें थे? राज्यसभा के उपसभापति और सभापति किसमें थे? हमारे दूसरी अनुसूची में। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें है? चौथी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? शपथ का वर्णन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अर्थात जो पांचवी अनुसूची है वो किसके विषय में है? जो हमारा SC ST क्षेत्र है, इन पर प्रशासन और नियंत्रण के विषय में। ठीक है, और इसके बाद छठी अनुसूची में, संविधान की छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में समझते हैं। छठी अनुसूची में क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम की जो SC ST है, जो जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के विषय में हम छठी अनुसूची में समझते हैं। पहली राज्य क्षेत्र के वर्णन था, दूसरी में सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि थे, तीसरी में शपथ का प्रारूप था। शपथ के साथ साथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भी आप याद रखिए, कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है तो याद रहना चाहिए, प्रतिज्ञान का प्रारूप या शपथ का प्रारूप। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी में SC ST क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के SC ST ट्राइबल्स का जो प्रशासन और नियंत्रण था वह छठी तक था। 12 अनुसूचियों में यह 6 अनुसूचियां आपको समझ आई। 6 के बाद बचती है 69, उनको देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची जो संविधान की है वह संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर की है। 7वीं किसमें है? फिर कार्यपालिका के कार्यों के विभाजन पे है। तो कौन कौन सी है? 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य सूची, अर्थात जो काम और जो अधिकार राज्य के पास है उनके विषय में। संघ सूची, जो अधिकार एवं कार्य संघ के पास है उसके विषय में। और समवर्ती सूची, जो दोनों के पास रहेंगे उनके विषय में। ये जानकारी कौन देगा हमें? 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। आपने बहुत बार सुना होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा के साहित्य को आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं, या किन्हीं परीक्षाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं उनके आधार पर परीक्षाएं होती हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 9वीं अनुसूची आपको स्लाइड में दिख रही होगी, उसमें है विशिष्ट अधिनियम विनियमों के सत्यापन का प्रावधान। अर्थात जो हमारे पास अधिनियम अर्थात एक्ट है,
जो विशेष एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट्स के नियमन और जो प्रावधान है उनके विषय में जितने प्रावधान होंगे वो किस में आएंगे, संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। संविधान में 10वीं अनुसूची के विषय में हमारे दल परिवर्तन के आधार पर जो जानकारियां हैं, दल परिवर्तन शब्द से आप समझ रहे होंगे कि कोई भी नेता किसी भी दल को ज्वाइन करे और फिर उसको छोड़ करके दूसरे दल की विचारधारा को अपना ले, तो यह हमारे साथ छलावा होता है। तो इन सब के विषय में किसमें है, संविधान की 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में आपको स्लाइड दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11वीं अनुसूची हमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के विषय में बताती है। तो 11वीं अनुसूची में फिर आ गई हमारी पंचायत, और पंचायत भागों में किस भाग पर थी, पंचायत, नगर पालिका आदि किस भाग में थे, सहकारी समितियां भाग 9 में थे, जिसमें नगर पालिका और सहकारी समितियां बाद में जोड़ी गई थी, और पंचायत मूल विधि में थे, मूल संविधान में थे। अर्थात पंचायत के अधिकार किस में आ गए, 11वीं अनुसूची में, और भाग कौन सा था, भाग 9 था। ठीक है। नगर पालिका किसमें थी, 9A में। 9B में कौन था, सहकारी समितियां थी। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली आखिरी अनुसूची आपको नगर पालिकाओं के अधिकार के विषय में है। ठीक है, नगर पालिका के अधिकार एवं दायित्व। तो ये 12 अनुसूचियां हैं, बहुत आसान है। किसी भी ट्रिक का अगर आप उपयोग करते हैं, ठीक है, तो आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो भाई साहब वो सेव कर लेगा। समझ रहे हैं ना। नगर पालिका के अधिकार किसमें है, हमारे 12वीं अनुसूची में है। ठीक, दोबारा से हम एक बार देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य संघ क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा के उपसभापति, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और साथ में जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वैसे भी दूसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची हमें इन क्षेत्रों पर प्रशासन के विषय में बताती है। 6ठी अनुसूची हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स के ऊपर प्रशासन एवं नियंत्रण के आधार की जानकारी देती है। और इसके बाद 7वीं अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के विषय में बताती है। 8वीं सूची भाषाओं के विषय में है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है 8वीं अनुसूची जो भाषाओं के विषय में है। और इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो विशेष अधिनियम है उनके विषय में जानकारी मिलती है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के विषय में जानकारी मिलती है। 11वीं अनुसूची पंचायत के अधिकारों के, और 12वीं नगर पालिका के अधिकारों के विषय में है। अधिकारों के साथ साथ इनके दायित्वों के विषय में भी है। समझ रहे हैं। आपने अपने अधिकार देखे किस भाग में थे, आपके अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3, और आपके कर्तव्य 4A। ऐसे ही इनके कर्तव्य मतलब इनके दायित्व और अधिकार किसमें है, 11वीं अनुसूची पंचायत के अधिकार दायित्व, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार दायित्व। ठीक है। आपके अधिकार 3 में, दायित्व अर्थात कर्तव्य 4A में। अब आपने भाग और अनुसूचियों को बहुत ढंग से समझ लिया है। आइए देखते हैं हमारे संविधान में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं। तो संविधान की विशेषताओं को समझते हुए हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, और कल हम भाग 1 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को दशा को निर्धारित करने वाला संविधान है। तो उसमें कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। संविधान में सबसे पहली विशेषता है संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान हो गया? तो पहली चीज तो इसका एक ऐतिहासिक कारण है, और ऐतिहासिक कारण यह है कि हमारे ऊपर 1935 का जो शासन अधिनियम चल रहा था, भारत शासन अधिनियम चल रहा था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा कि वह एक बहुत विस्तृत अधिनियम था, और जिसके तहत हम रूल किए जा रहे थे। तो हमें उसको अपने संविधान में लाना आवश्यक था, और उसको हम कुछ संशोधनों के साथ संविधान में लाए। तो ऐतिहासिक कारण क्या है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो बहुत विस्तृत था।
जिसकी वजह से हमारा संविधान भी विस्तृत हो गया। कई देशों के संविधान के बराबर था वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा कारण है जो हमारा भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण क्या है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत विविधता से भरी थी। पहली चीज क्या थी कि हमारी भौगोलिक स्थिति में विविधताएं बहुत थी, अनेक रंग रूप भाषाओं के लोग थे। अब रियासतें थी छोटी छोटी जो अलग अलग विचारधारा को वहन कर रही थी, तो हमारी भौगोलिक विविधता थी जिसे हमें एक जगह समन्वित करनी थी। हमें एक ही संविधान से इतनी बड़ी विविधताओं को समेटना था, चलाना था। भौगोलिक विविधता थी और क्षेत्र बड़ा था, विविधता भी थी और बड़ा क्षेत्र था हमारे पास। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम लंबा था, इस वजह से हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान हुआ। भौगोलिक विशेषताएं ज्यादा थी, विविधता और बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, और भौगोलिक विशेषताओं के बाद एक विशेषता ये थी कि कानून के ज्ञाता ही संविधान सभा में थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत डिटेल में हमारे संविधान को डिस्क्राइब किया और हमारे संविधान को एक नया रूप दिया। तो संविधान को अंगीकृत करने वाले लोग जो थे वो कानून के बड़े ज्ञाता थे, जिस वजह से हमारा संविधान क्या हुआ, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हुआ। ठीक है, अगला है नम्यता और अनम्यता। नम्यता शब्द का अर्थ होता है लचीला और अनम्यता का अर्थ होता है कठोर। तो हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है, साथ ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर भी है। अब ये जरा डिटेल में समझते हैं कि ब्रिटेन की तरह हमारा संविधान लचीला है और अमेरिका की तरह कठोर है। इसका कारण यह है कि जो हमारा प्रावधान किया गया 368वें अनुच्छेद में संशोधन का, तो संशोधन के प्रावधान में दो प्रकार के संशोधन हमने देखे। एक संशोधन था जिसमें किसी भी अधिनियम को हम सिर्फ सरकार की मर्जी के अनुसार ही संशोधित कर सकते थे, अर्थात हम संविधान में कुछ भी जोड़ सकते हैं यदि सरकार की इच्छा है, यदि वह कुछ विशेष सूचियों में आते हैं। ठीक है, और कुछ विशेष उपबंधों के लिए हमें बहुत कठोर संशोधनों का जो है पालन करना पड़ता था, जिसमें हमें राज्य सरकारों के बहुमत, संसद के बहुमत और एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे में हमारा संविधान पहले तो नम्यता में गया, लचीले ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला भी है कि हम उसमें कोई संशोधन साधारण रूप से भी कर सकते हैं। लेकिन संशोधन का दूसरा प्रारूप हमने देखा कि हमें विशेष बहुमत से संशोधन करने को एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत हम देखते हैं कि हमारा संविधान अनम्य है, कठोर है। बात समझ आई? संविधान की एक विशेषता है एकात्मकता में संघ, और एकात्मकता में संघ ये नाम दिया केसी वेरी ने भारत को एकात्मकता में संघ कहा। ठीक है, एकात्मकता क्या होती है? एकात्मकता का मतलब हुआ कि सब चीजें आकर के एक जगह समेकित हो जाए। हमारा राज्य है, हम राज्य सरकारें चला रहे हैं, राज्यों के पास विशेष उपबंध हैं, राज्यों को विशेष दायित्व दिए गए हैं और उनके पास विशेष अधिकार भी हैं। उन अधिकारों को जब हम समेकित करके एक जगह ले आते हैं, जैसे मान लीजिए कि शुक्ला जी थे, रतिशंकर शुक्ला वाले, और भाई साहब मुन्ना जी थे, तो उन सबके पास अलग अलग क्षेत्र के अधिकार थे। लेकिन रतिशंकर जी के निपटने के बाद शरद शुक्ला के अधिकार भी किसके अंडर आ गए? कालीन भैया के अंडर। और ये क्या हुआ? संघ का सिस्टम। हम देखते हैं दो अधिकार हैं हमारे पास, ये दो लोग हैं, दोनों के पास अपने अपने विशेष अधिकार हैं और इन सबके अधिकारों का एक बड़ा प्रारूप है जिसे हम संघ कहते हैं। तो दो अधिकार और बड़ा प्रारूप हमारा संघ बन गया और ये मुस्कुराता हुआ हमारा भारत संविधान के रूप में अब दायित्वों का पालन कर रहा है, निर्वहन कर रहा है। ठीक है, तो एकात्मकता में संघ है। इसी के एकात्मकता में संघ के प्रारूप को कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने अपने रूप में कई सारे नाम दिए हैं, जैसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं इसे। मॉरिस जॉन्स इसे क्या कहते हैं, हमारे देश को क्या कहते हैं? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। आइए दो चीजें समझते हैं, संघ शब्द को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक संघ होता है यूनियन, ठीक है, और दूसरा संघ होता है फेडरलिज्म। यूनियन क्या है? यूनियन अमेरिका है। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में जब कई सारे राज्य एक पास आए तो उनको ये छूट मिली कि वे जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। लेकिन भाई साहब उन्होंने इतना नरक बो रखा है पूरी दुनिया में, इतने लड़ाइयां कर चुके हैं वे लोग कि अब अगर कोई एक अलग हुआ, एक भाई साहब अगर अलग हुए तो पूरी दुनिया मिलकर उन्हें कूच देगी।
तो वे अब अपने यूनियन से अलग नहीं जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वे यूनियन से मजबूरी में अलग नहीं जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी नहीं है, हमारे यहाँ पहले बता दिया गया कि आओगे तो कभी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने गेम खेला था। हमने जब आपको बताया था कि संघों का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताया था कि जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनसे लोग आज़ादी चाहते थे, ठीक है, और उनसे आज़ादी चाहते थे। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन रियासतों के लोग दो संघ बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत, उन जिसमें जाना चाहे उसमें चले जाएं या फिर स्वतंत्र रहें, अपना देश बना लें। तो ऐसे में कुछ लोग भैया हेकड़ी दिखाए। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति था जो गाजर और डंडा लेके साथ में चलता था, उसका नाम था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया, वो पहले गाजर दिखाते थे कि भैया खाओ, नहीं खाते थे डंडा चलाते थे। तो ऐसे में कुछ लोग जो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, जो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, उनको उन्होंने अपने सिस्टम से समझाया। ऐसे में क्या हुआ कि जब फेडरलिज्म बना भारत, तो फेडरलिज्म में शर्त यह रखी गई कि एक बार संधि पत्र हस्ताक्षर करने के बाद आप कभी भी हमसे अलग नहीं जा सकते। अब हम कैसे मान लें कि पीओके पाकिस्तान का है, क्योंकि वो तो फेडरलिज्म में है, वो तो हमारे देश में, हमारे संघ में है। तो हमारा संघ क्या कहता है कि हम आपको पूरे अधिकार देंगे, हम आपको राज्य की सभी दायित्वों के निर्वहन करने के बाद भी हम अपने ऊपर से आपको कुछ प्रावधान देंगे, कुछ अधिकार देंगे, फिर आप, लेकिन हाँ, आप अलग नहीं हो सकते। जैसे सिक्किम एक पूरा स्वतंत्र देश था, उसने भारत में जब विलय किया तो विलय के बाद अब वो कभी आजीवन कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और अलग होने के लिए एक प्रारूप है गृह युद्ध का, उससे निपटने के लिए हमारा मोटा भाई नहीं है, तो गृह युद्ध आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो यूनियन और फेडरलिज्म दो अलग अलग प्रकार के संघ होते हैं, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म भारत को किसने कहा, मॉरिस जॉन्स ने कहा, ठीक है। अब आते हैं संविधान की अगली विशेषता पे, जिसमें संसदीय संप्रभुता है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ कि संसद भारत में संविधान के बाद संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ हुआ कि संसद अपने नागरिकों को पूरे अधिकार देने के लिए स्वतंत्र है, अधिकारों के हनन पर नए प्रावधान लाने के लिए स्वतंत्र है। तो संसद क्या है, संप्रभु है। अब इसमें एक चीज थी कि जब कई देश ऐसे हैं जिनमें कहा गया, लिखा नहीं गया, ये बात लिखी नहीं गई, लेकिन कहा गया कि अगर आपके पर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है या कोई ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो उन स्थितियों में आप अपने हिसाब से नए नियम बना सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यदि कोई आवश्यक उपबंध आपको चाहिए किसी भी समय, तो आप संविधान में संसद में चर्चा करने के बाद उसे जोड़ सकते हैं। तो वहां पर संसद में चर्चा करने का अर्थात क्या हुआ, संसद हमारी संप्रभु हो गई। संसद में कौन कौन होता है, संसद में 3 लोग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संसद का अंग माना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इन तीनों से चर्चाओं के बाद हमारे यहाँ कोई भी कानून आ सकता है। तो क्या संप्रभु हुआ, संसद संप्रभु हुई, ठीक है। इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार। ये लोग कहेंगे कि बहुत से देशों ने मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो हमारा मौलिक अधिकार विशेष क्यों हुआ। हमारा मौलिक अधिकार इस वजह से विशेष हुआ क्योंकि हम मौलिक अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं। हम अगर स्वतंत्रता शब्द लिख रहे हैं तो हमने स्वतंत्रता की स्पष्ट कुछ चरण दिए हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हम मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे मौलिक अधिकार बहुत विशेष हैं। मौलिक अधिकार किसमें आपने अभी देखे थे, भाग 3 में, और कौन कौन से अनुच्छेद तक थे, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक क्या थे हमारे मौलिक अधिकार, और भाग कौन सा था, 3, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमने देखा कि हमारे यहाँ सिविल कोर्ट है हर जगह, हर जिले में, और उसके बाद सिविल कोर्ट के बाद हमारे हर प्रदेश में, हर राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट की भी जो जस्टिस है, जो वहां का न्याय है, वह जाकर के कहां समेकित हो जाता है, कहां हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो न्यायिक सर्वोच्चता है हमारे यहाँ, न्यायिक सर्वोच्चता है। हमारे पास एक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, और उस सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें समन्वित हैं। समन्वित का अर्थ है समेकित है, एक जगह है। तो हम हाई कोर्ट के जस्टिस को कहां चैलेंज कर सकते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता में, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। अर्थात यहाँ पर राज्य और संघ के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए न्यायिक सर्वोच्चता का वर्णन किया गया है। संविधान की यह 6 प्रमुख विशेषताएं हैं। हम लोग कल चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के विषय में, जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जब भारत फेडरलिज्म बना, पहला फेडरल बना, जब भारत संघ बना, तो उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और उसमें कितने राज्य थे। हमने आपको
प्रस्तावना के वीडियो में 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था। उन चारों का नाम मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ये 4 जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के पास है, जो अब बड़ा विवाद का विषय है। करंट अफेयर्स की कक्षाओं में हम उस पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।